नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे हिंदुत्व की हुंकार करेगी नई पार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया और आक्रामक हिंदुत्व को आगे रखकर चुनाव प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने यह प्रयोग यूं ही नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति थी, और ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे तमाम पार्टियों की जातिवादी राजनीति का जवाब देने की कोशिश भी थी। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। ऐसे में अब सबकी निगाह चुनाव परिणाम पर रहेगी। वोटिंग होगी 20 तारीख को, लेकिन नतीजे 23 तारीख को, और उसके बाद देखना होगा कि आने वाले समय पर जिस तरह से जो समीकरण बन रहे हैं, तो क्या बीजेपी का हिंदू एकीकरण का प्रयास सफल हो पाएगा, या समाजवादी पार्टी का पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कॉम्बिनेशन सफल होगा। क्या बुनियादी मुद्दों से हटकर हिंदुत्व और जातिवाद के इर्द गिर्द सिमटी सियासत किसी मंजिल तक पहुंच पाएगी, और आगामी राजनीति की राह इस उपचुनाव से निकल सकेगी। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो सुनवा देते हैं। यूपी विधानसभा के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सत्ता पक्ष के पास 5 और विपक्ष के पास 4 सीटें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सपा गठबंधन तो ठीक है, गठबंधन का कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस है नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ सत्ता मतलब सरकार चुनाव लड़ रही है, संगठन निष्क्रिय टाइप का दिखाई दे रहा है, संगठन का कहीं प्रभाव नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यदि भाजपा 5 से 7 सीटें जीत जाती है तो योगी का कद और ऊंचा हो जाएगा और अखिलेश के लिए एक चुनौती बढ़ जाएगी। हार के डर में भारतीय जनता पार्टी ने अब झूठ फैलाना भी शुरू कर दिया है। सच्चाई ये है कि आज भाजपा के नेता कार्यकर्ता कहीं उपचुनाव में दिखाई नहीं पड़ रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बटोगे और कटोगे का नारा देकर जनता को डराना चाहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के नेता बटे हुए हैं और उनका पता नहीं है कहां है। उत्तर प्रदेश के युवा, जिनको लेकर इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक साथ पूरी मुस्तैदी से चुनाव में तैनात हैं। हम बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है जो चुनाव होने जा रहा है। जनता उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 9 की 9 सीटें जिताएगी, और सबसे बड़ी हार मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की होगी, जिनको षड्यंत्र के तहत उन्होंने चुनाव बाद में रखने की कोशिश की। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, तब से भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर इलेक्शन की तैयारी कर रही थी। 9 सीटों पर चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार है। मोदी जी के कामों को लेकर के, योगी जी के कामों को लेकर हम जमीन पर गए हैं। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, और जिस तरीके का समर्थन हमको मिला है, हमारा अपना इनपुट है, भारतीय जनता पार्टी का अपना जो तरीका है चीज़ों को समझने का, उसमें ऐसा लग रहा है कि तकरीबन सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। तो देखिए, दरअसल माहौल तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और अब वोटिंग का इंतजार हो रहा है। उसके बाद होगा नतीजों का इंतजार। वोटिंग में भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर जो बयानबाजियां हुई हैं, जो प्रचार प्रसार हुए हैं, उसकी तपिश महसूस की जा रही है। उससे लगता है कि ये चुनाव इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है, और आसान पहले भी नहीं था। जिस तरीके से ताकतें झोंकी हैं दिग्गजों ने, अब देखिए ना, तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो चुनावी प्रचार में उतरे थे, रोड शो करते, रैलियां करते। मीरापुर में पूरा जमघट लगा हुआ था। बहरहाल, लेकिन अब देखिए, चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, और अब बारी है जनता की। जनता ने इन बयानबाजियों को किस तरह से लिया है, और कटेंगे तो बटेंगे वाला जो प्रचार प्रसार में जिस पंच को यूज किया गया, वो यूं ही नहीं था, वो पीडीए का जवाब था। और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकट वितरण किया, उस पर भी सवाल उठे। और साथ ही साथ ये भी अंदाजा लगाया गया, ये भी आकलन किया गया कि जब लोकसभा चुनाव थे तो आरक्षण संविधान का हवाला दिया गया था, पीडीए कंसोलिडेट कहीं ना कहीं वहां पर हुआ था, लेकिन अभी भी क्या ये पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है? तमाम तरह की बातें हैं। आइए चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हवा किस तरफ जा रही है, या फिर जो गर्मी है उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर, उसकी तपिश क्या कहती है।
हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं दिनेश प्रताप जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वाचस्पति जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, दिनेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी स्वागत, आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं नीरज सर आपसे ही समझना चाहूंगी, आपका विश्लेषण क्या कहता है। अब चुनाव प्रचार थम चुका है, जो कह सकते थे, जितनी बयानबाजियां हो सकती थी वो तीखे प्रहार हमने सुने, लेकिन हिंदुत्व की राह पर चलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं या प्रचार किया है, सीधे तौर पर उतने पोस्टर समाजवादी पार्टी के मुझे लगता है कि इतिहास में अभी तक नहीं लगे होंगे और उतरे होंगे जवाब देने के लिए। यानी उस बयान ने कहीं ना कहीं खलबली तो समाजवादी पार्टी के खेमे में मचाई थी, और बोल रहे थे वो भले ही महाराष्ट्र में, लेकिन उसकी गरज सुनाई दे रही थी उत्तर प्रदेश में। ये माहौल उत्तर प्रदेश में देखा गया, लेकिन अब चूंकि जनता ने जो मूड बना लिया है उसे भांपना जरूरी है। क्या सोचते हैं आप? 9 सीटें आपके लिहाज से आपके जहन में क्या कह रही हैं? देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से स्वयं भगवान नाराज है। चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, चाहे आप बद्रीनाथ ले लीजिए, बद्रीनाथ जैसी सीट आप उपचुनाव में हार गए, चाहे आप चित्रकूट ले लीजिए, भगवान से जुड़े हुए सारे जहां जहां आप चुनाव लड़े वहां आप चुनाव हार गए। आपको वहां बटेंगे कटेंगे नहीं करनी थी, बात करनी चाहिए थी आपको कन्या सुमंगला योजना की, बात करनी चाहिए थी घर घर बिजली की, बात करनी चाहिए घर घर जल की बात करनी, वो नहीं हो रही। बात क्या हो रही है? देश अभी थोड़ा सा पारुल जी पीछे चलेंगे, लोकसभा के चुनाव में आपको याद हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट करके ये शुरुआत की थी कि देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार। उसके बाद पूरे देश के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यही ट्वीट किया। आप प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 140 करोड़ जनता जब आपका परिवार है तो किसको एक कह रहे हैं और किसको सेफ कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। 140 करोड़ जनता जब आपका परिवार है तो बटेंगे, किसको काटना चाहते हैं, किसको बांटना चाहते हैं? जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं करेंगे, सरकार की उपलब्धियों की कोई बात नहीं होगी। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। अब आप इस तरह की बात करेंगे तो योजनाएं कहां चलेंगी आपकी? जो 10 साल आपने देश में सत्ता चलाई, 7.5 साल उत्तर प्रदेश में आपको शासन करते हुए हो गया, तो निश्चित रूप से जनता की बेरोजगारी की आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहना नहीं चाहते बेरोजगार की हालात क्या है। आप देख लीजिए इलाहाबाद में 20,000 लड़के छात्र जो है सड़कों पर पड़े हुए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन पर कोई मुद्दे पर बात नहीं हो रही। बात अगर इस तरह की नहीं करेंगे, जनता अपने मुद्दों पे कभी नहीं भटकती है। लोकसभा के चुनाव में आप परिणाम देख चुके हैं, जनता अपने मुद्दे पर रही और परिणाम ये आए कि आप 300 से 240 पे आ गए। जी पारुल जी, ठीक है, आपका आकलन आपने रखा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही हूँ आप ही की बातों को लेकर। कितना सहमत हैं आप नीरज मेहरे जी से? दिनेश प्रताप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपका वॉइस नहीं मिल रहा है मुझे। देखिए म्यूट तो नहीं आपका डिवाइस सर। दिनेश जी आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है? कहिए। मैं देखिए बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। नीरज जी पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी बात करने के लिए और अपना आकलन करने के लिए। हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वो जनता के मूड को समझते हैं। जो अभी नीरज जी बात कर रहे थे कि जिस विकास की, बिल्कुल विकास की भी बात कर रहे हैं। हिंदुत्व और विकास कोई अलग चीज है ही नहीं। हिंदुत्व और विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां आप हिंदुत्व की बात करते हैं, इसका मतलब कि आप विकास की बात कर रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं? हमने जो बिजली, नीरज जी सपा के शासन में भी थे। हम बार बार हम लोग जब चर्चा करते हैं और राजनीतिक वक्तव्य में भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन काल में कितने घंटे बिजली आती थी? एक हफ्ते दिन में आती थी, दूसरे हफ्ते रात में आती थी, वो भी 4 से 6 घंटे आती थी। आज 18 से 24 घंटे बिजली है, चाहे वो गाजीपुर में हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे वो बरेली में हो, चाहे बाराबंकी में हो, चाहे पीलीभीत में हो, चाहे प्रतापगढ़ में हो। तो इसलिए अब ये चर्चा नहीं की जा सकती है। और रही बात रोजगार की, जो नीरज जी कह रहे, तो रोजगार भी जितने पारदर्शी तरीके से रोजगार तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है, माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसी सरकार ने नहीं दिया है। कोई पहले समाजवादी पार्टी में सिर्फ वैकेंसी की आहट हो जाए, बस झोला उठाकर सत्ता पोषित दलाल जो है निकल पड़ते थे। अभी पुलिस भर्ती में भी एक समाजवादी पार्टी के ही नेता पूर्व मंत्री रहे, वो झोला उठाने की कोशिश किए लेकिन जेल की हवा खाए। तो ये सब चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन चर्चा के साथ साथ
हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की भी बात की, और हमने एक रहो। तो ठीक है सर, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, योगी जी की एक सभा बताइए जिसमें बटेंगे या कटेंगे का नारा ना लगा हो। नहीं, क्यों नहीं, हम कह रहे हैं ये भी नारा लगा है, और पिछले चुनाव में बुलडोजर भी खड़ा होता था। हम कह रहे हैं विकास की भी बात करें और हिंदुत्व की भी बात करें, और एक मुखिया होने के नाते फारूक जी मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, घर के, चाहे वो प्रदेश के मुखिया हो, चाहे देश के मुखिया हो, चाहे जितने लोग हम लोग बैठे हैं अपने घर एक के है तो सेफ है, कौन अनसेफ है, फिर ये बता दीजिए, वो ये भी पूछ नहीं, अगर एक है तो सेफ रहेंगे, अगर बटेंगे कटेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश, अगर वो अनेक हुआ तो बटा, और इतिहास साक्षी है हम बटे हैं। ठीक है, अभी बांग्लादेश का हाल आप देख लीजिए, हम बटे नहीं, हम कश्मीर में नहीं बटे क्या, हम कटे नहीं क्या? जब ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल गुणा भाग, जो आप लोगों ने जो नारे प्रचार प्रसार किया उसका माहौल हमने देखा उत्तर प्रदेश में, ये सब ठीक है, आपने बटेंगे कटेंगे किया, उसके बाद ब्रजेश पाठक जी का पहुंचना उस जगह पर जो है मुस्लिम बाहुल्य सीट है, फिर ये आपको लगता है कि आप उस गलती को दुरुस्त कर रहे थे, या फिर वहां पर भी आपको डोरे डालना, यहाँ पर भी डोरे डालना? हम कह रहे हैं कि नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। मैं क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? एक लाइन समझने की कोशिश कर रही थी। नहीं पारुल जी, उत्तर प्रदेश सरकार की या भारत सरकार की कोई योजना बता दीजिए जो हम किसी जाति, धर्म, पंथ और मजहब के नाम पे बार-बार योजनाओं के बलबूते कहाँ रहा सर? मसला तो ये हमारा कैंपेन योजनाओं के बलबूते पर भी है, और एक प्रदेश और देश के मुखिया के नाते यूनिटी को भी बनाए रखना हमारा काम। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, और देख लीजिए उत्तर प्रदेश उस चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद उसका असर भी दिखा है। हरियाणा साक्षात उदाहरण है। बिल्कुल, यही आप आगे जो सियासी जमीन को भांपते हुए जो नतीजे आएंगे, उससे उत्तर प्रदेश में सियासी दल और जो नेता हैं जिनकी साख दाव पर लगी हुई है, उससे भी उत्तर प्रदेश को समझना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास समाजवादी पार्टी की तरफ। आज ही समझ में लोगों को आ गया है पारुल जी, आज ही शाम तक लोगों को समझ में आ गया है। ठीक, ये फिर लोकसभा के नतीजों से पहले भी इसी तरह की बातें होती थी ना सर, फिर नतीजे आए तो बात कुछ तीसरी बार पारुल जी, तीसरी बार हम सरकार बनाए हैं और एनडीए की बहुमत की सरकार चल रही है, एनडीए की बहुमत की सरकार चल रही है, और तीसरी बार सामान्य बात नहीं है पारुल। तो आपका ये कहना है कि उनका लक था, आपके लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो झूठ की राजनीति फैलाई, उन्होंने झूठा संविधान ठीक है, वो नतीजों में अब तब्दील होगा ना सर। अभी तो जनता वोट किन मुद्दों पर करना चाहती है, कटेंगे बटेंगे, रोजगार, बेरोजगारी के अलावा जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं उनके लिए, या फिर जो जिनके घर टूटे बुलडोजर की वजह से, वो जनता का जहन है ना सर। अब उसे अपने हिसाब से तय करने दीजिए वो कैसे चुनना चाहती है। ठीक है, लौट रही हूँ। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में कि जातिवादी राजनीति का जो पीडीए फॉर्मूला आपने सेट किया, शुरुआत तो वहीं से हो गई थी, और उसका जवाब देने के लिए बटेंगे तो कटेंगे आया, और फिर इसने ऐसा तूफान मचाया कि आपके यहाँ हर 2-3 दिन में पोस्टर बदलना शुरू हो गए। लग रहा था कि पीडीए के सामने बटेंगे तो कटेंगे खड़ा हुआ, और अब आपके पास कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसलिए पोस्टर पे पोस्टर लग के जवाब दिए जा रहे थे। अब आपको लगता है हवा में ये बातें घुल गई हैं? पारुल जी, आपको याद नहीं होगा ये पीडीए जो इन्होंने बटेंगे कटेंगे कहा, योगी आदित्यनाथ ने 2007 में नारा लगाया था और बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे। उसके बाद से लोकसभा में लगाया, बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे। बात यह है, असली एक प्रदेश है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने एक पीठाधीश्वर को कार्यकर्ता बना दिया। ये इनका हिंदुत्व का फार्मूला है। अब आते हैं, पिछले 10 महीने में सीएम 5 महीने भी अपने कार्यालय में बैठे नहीं दिखे हैं। मंचों पे दिख जाएंगे अगर आप फोटो निकाल के लगाइए। सरकार प्रायोजित दंगे हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कालाबाजारी चरम पे है। किसानों को ना तो खाद मिल रही है ना तो बीज मिल रहा है, और जो मांग रहा है उसके ऊपर डंडे पड़ रहे हैं। प्रशासनिक पद के जो प्रतिभागी छात्र हैं उन पर डंडा पीटा जा रहा है, और सबसे दुख की बात है एक दिव्यांग छात्रा की बैसाखी छीनी जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। उसके बाद क्या हो रहा है, नवजातों का नरसंहार हो रहा है मेडिकल कॉलेज में सरकार की, इससे पहले भी कर चुके हैं लोग गोरखपुर में। फिर वहां का सीएम घूम घूम के प्रचार कर रहा है पिछले 10 महीने में से 5 महीने में, और बच्चों के नरसंहार को चुनावी मुद्दा बना रहा है। मंच से बच्चों के नरसंहार की घोषणा कर रहा है, और उसमें उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री
अब रेड कॉर्पेट बिछा रहा है वहां पर जाने के लिए जहां बच्चों का नरसंहार हुआ। तो ऐसा ये व्यक्ति मुख्यमंत्री होने लायक है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रखी है। अब आएंगे ना, तो देश कभी बटा है ना कटेगा। इस देश का जो उपस्थिति है पूरे विश्व में अनेकता में एकता के नाम पे है। तो ये 2007 का जो फेल मुद्दा है, और रहेंगे बटेंगे कटेंगे। अगर इनकी जो बात कहती है, अगर हिंदुत्व के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं तो हिंदुओं के खिलाफ इनका चरित्र, प्रभु श्री राम अवैध संतान है, उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्व उप मुख्यमंत्री कहता है माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रभु बजरंग बली दलित हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाली काशी और अयोध्या जी में ले लीजिए तो जितने 700 साल में मंदिर नहीं ढहवाए गए, केवल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की देखरेख में 7 साल में ढहवा दिए गए उतने मंदिर। ये इनका हिंदुत्व का चरित्र है। इनके पीडीए वापस वही मैं अपनी बात पे आ रही हूँ। पीडीए फॉर्मूला इजाद किया और टिकट बांटने पर आपने सवर्णों को अपने पीडीए में जगह नहीं दी, ये और उसके बाद 4 मुसलमानों को आपने टिकट दिया और अब आजम के परिवार वालों के साथ आपकी हमदर्दी शुद्ध रूप से ध्रुवीकरण दिखा रही है। क्या पीडीए मतलब 90% जनता। इस पीडीए के लिए सभी लोग चले हैं, गुरु गोरखनाथ जी भी चले हैं, माता सावित्रीबाई फुले भी चले हैं, अम्बेडकर जी भी चले हैं और माननीय कांतीराम जी भी चले हैं। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं। कितना प्रतिशत सर? जितनी प्रतिशत आबादी उतनी हकदारी, इस तरह के नारे आप लोगों के इंडिया गठबंधन के लगे थे ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, तो फिर ये हिस्सेदारी गलत नहीं होगी? और अब आपको समझाना पड़ रहा है। हमारा जो अगर लोकसभा के जो हमारे जीत के आए हैं सांसद, हमने जो टिकट दिया था 89% हमने पीडीए समूह को दिया था, और पीडीए में अगड़े हैं। ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। पे सवारी नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है। एक तरफ आप पीडीए को साथ ले रहे हैं जिसमें आप सवर्णों को जगह नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद आपको ये भी दिखाना पड़ रहा है। हाँ, सवर्ण है उसमें, मैंने सवर्ण हूँ क्या? सवर्ण है उसमें पूरी तरीके से है। टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी नहीं मिली। आपने कहा जिसकी आबादी उतनी प्रतिभागी, अगर आप देख लीजिएगा तो सवर्ण को उससे ज्यादा टिकट मिले हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी में। खैर दूसरे मुद्दे पे आइए, पीडीए के मुद्दे पे आइए। जो सवर्ण बिरादरी है उसमें जो उत्पीड़ित है, जिसको सरकारों ने दलित है, अभी देवरिया में लगातार छात्रों की हत्या हुई है, वो भी सवर्ण ही है। हम भी उनके लिए भी खड़े हैं हम। तो जितने भी जो दलित शोषित वंचित समाज है उसी का नेतृत्व हम करते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। और अगड़ी जाति से मैं हूं, और समाजवादी पार्टी का उदय भी अगड़ी जाति से ही हुआ था। ठीक सर। वाचस्पति जी, उत्तर प्रदेश में ये 2 बड़े चेहरों की लड़ाई महसूस हो रही है। इधर से हम एनडीए की बात करें तो उनके भी घटक दल बहुत ज्यादा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, एक सीट को छोड़ दीजिए तो। और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस यहाँ ना प्रचार में कहीं दिखाई दी, राहुल जी का भी आने की खबरें थी एंड मोमेंट पर कि प्रियंका जी राहुल जी भी आके संयुक्त रैली करेंगे, तीनों ही नेता, लेकिन फिर वहाँ वो भी ठंडे बस्ते में बात चली गई। इसका नुकसान आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि सीधे तौर पर अगर ये आप कह देते हैं कि हमारा कार्यकर्ता उनके साथ था तो सिर्फ अजय राय जी एनआई पर आके बाइट जरूर दे देते थे, उसके बाद कार्यकर्ता कहाँ है कहाँ नहीं है ये आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। नारों की बात करें तो यहाँ के नारे दूसरे राज्यों में भी गूंजे, उनकी जो गरज है वो यूपी में भी सुनाई दी। मुद्दों के इतर भी अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो अगर देखा जा रहा था किस तरह का माहौल बन रहा है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आकर भी आपके नेताओं को इस बात पर बयान नहीं देना चाहिए था? बड़े नेताओं की बात कर रही मैं, अजय राय जी को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। जी देखिए पारुल जी, मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं जो पूरी आपने बहस की बोलूँगा, जो आपका विषय था कि जो योगी जी का नारा था कटेंगे तो बट्टे, उसके पूरा समग्र रूप से जहां जहां वो राजनीति जहां वो प्रचार करने गए उनको समग्र रूप से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यह बात के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव की नहीं है। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे उसमें तो रविंद्र जी ने काफी अच्छे तरीके से डिटेल से बता दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा जब बात पूरे देश की हो रही है, जहां जहां भी गए हैं योगी जी, वहां पे अनवांटेड कर दिए गए हैं। वहां पे एनडीए के घटक दलों के खुद ही साथियों ने, चाहे वो अजित पवार जी, उन्होंने वहां पे कहा यू आर नॉट वेलकम और हम आपको यहाँ पे स्वागत नहीं करेंगे और हमारे यहाँ ये आपका नारा नहीं चलेगा।
तो यही उन्होंने नहीं कहा, पंकजा मुंडे जी ने भी कहा, जो कि भाजपा की नेता हैं, उन्होंने महाराष्ट्र कहा की कि पॉलिटिक्स नारा में वो असर महाराष्ट्र डालेगा में सर, लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में कितना असर मैं डालेगा? वहीं दो नेता, दो नाम। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, जो चुनाव हो रहा है, इस पे योगी जी की जो बात आप कर रहे थे, वो समग्रता से हम बात करें तो किसान का मुद्दा बहुत बड़ा होगा। वहां पे महाराष्ट्र में सोयाबीन के किसानों का बहुत बड़ा मामला है। उसके साथ साथ वहां पर किसानों की जो विदर्भ में बहुत समस्याएं हैं किसानों के साथ, जो पूरे देश के अंदर डीएपी की खाद की उपलब्धता की, जो हमारे साथी सपा प्रवक्ता जी रविंद्र जी ने बहुत डिटेल में उसको बताया। अब सवाल इसका ही नहीं है, नकली खाद भी बिक रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद आप देखिए, जो मैंने कहा अगर ये नारा नहीं सही था, ये अगर आपका काटने बांटने वाला था, तो इसके लिए आपकी पार्टी की तरफ से कोई नेता उत्तर प्रदेश में दिखाई क्यों नहीं दिया बोलने के लिए? देखिए, हम लोग पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पहले ही कह दिया गया था कि इसको वहां पे लगना है। अजय राय जी पूरी 9 की 9 बल्कि 10 जगह पे गए हैं, सब जगह उन्होंने कार्यक्रम किए। वहां पर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी सपा ही जो कोई लड़ रही है, सबको तो वहां सहयोग करना है। रैली करवा देते अजय राय जी से, अगर अजय राय जी को आपने राहुल गांधी मान लिया है तो। जी 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये संज्ञान उनको लेना चाहिए, लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि इस समय पूरे, चूंकि झारखंड की भी बात थी, महाराष्ट्र की भी बात थी, उत्तर प्रदेश चूंकि उपचुनाव की बात है, यहाँ पे सरकार बनाने की बात है, यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात नहीं है। तो राहुल जी और प्रियंका जी, खड़गे जी, ये सारे लोग महाराष्ट्र में और झारखंड में, चूंकि सरकार का चुनाव हो रहा है वहां पर, तो हमारी समग्र रूप से सरकार बनाने की कवायद है। और हम इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ वहां पे चर्चा करके जिन राज्यों में झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी, वहां पर आप देखिए जिन राज्यों में बड़ी बाजी है वहां पर आप इंटरेस्टेड ज्यादा दिखाई दिए। क्लियर आपने कर दिया। मैं आप संक्षेप में आप लोगों से बात करना चाहती हूं। तो राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। बनना चाह रहे थे, आपने बनने नहीं दिया। जो उन्होंने नारा दिया उसका क्या काउंटर फैक्टर है, ठीक। मैं शॉर्ट में संक्षेप में आपकी बात चाहूंगी। नीरज सर, अब दो चेहरों के बीच चुनाव देखा जा रहा है। चुनाव के बाद दोनों ही नेताओं का आकलन होगा। अगर सपा जीतती है तो नीरज सर, और अगर बीजेपी जीतती है तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा गया, वहां पर उतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आए, और अब दोबारा से बीजेपी ने कई जगहों पर खुद भी माना, कुछ नेताओं ने, कि शायद कुछ गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, जैसे वो बाद में उन्होंने कहा कि हम बैठकर चर्चा करेंगे। उसे अब दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर से जुट गए हैं, और ये साख का सवाल तो है ही, लेकिन आकलन यहाँ पर अखिलेश यादव जी का भी होगा, क्योंकि उनके लिए भी जो फ्रेम उन्होंने लोकसभा में तैयार किया उसी फ्रेम को दोहराने का। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति में इन दोनों के चेहरे, इन लोगों की बखत की भी बात की जाएगी? नीरज सर। निश्चित रूप से पारुल जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा का भी बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, और एक तरफ जैसा आदरणीय पंकज जी ने कहा कि सत्ता चुनाव लड़ रही है और एक तरफ विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ सरकार लड़ रही है, और गठबंधन संगठन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान में नहीं दिखा रही। आपने डीपीए, जो समाजवादी पार्टी का पीडीए था, उसके मुकाबले में डीपीए तो बना दिया, लेकिन डीपीए की कहीं चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि डीपीए धरातल पे है ही नहीं, आप हवा में हो। आपने एक बात कही, आदरणीय बड़े भाई हैं हमारे दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने घंटे बिजली आती थी। माननीय जी, आपको जनता ने वोट इसलिए दिया कि आप सरकार को आगे बढ़ाएं, प्रदेश की जनता को आगे ले जाएं। जनता ने बदलाव लाया इसलिए था कि पुरानी स्थितियों से ज्यादा चीजें दुरुस्त हो। बिल्कुल ठीक, निश्चित रूप से। तो जी दिनेश जी, जो बयान है उनमें कई सारे बयानों के साथ अखिलेश जी ने भी ये बात कही, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन 9 सीटों पर अपनी दावेदारी तो कर ही रहे हैं और जीत का दम भी भर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो जैसे कि कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि नतीजे आए, योगी जी गए। दिनेश जी का ऑडियो डिस्ट्रैक्ट हो गया शायद, ठीक है। रविंद्र जी, अभी आते आते जो बयान, बिल्कुल प्रचार बिल्कुल अपने अंतिम छोर पर था, तब ये बयान योगी जी ने भी दिया कि सपा को मुस्लिम लीग से उन्होंने कंपेयर किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति ही मुस्लिम लीग से है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आजादी से पहले 3 जगह सरकारें बनाई थी, और जो उनका नेता था फजलुर रहमान,
वो मुस्लिम लीग जिसने भारत को बांटा, भारत और पाकिस्तान में। वो फजलुर रहमान के साथ भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने सरकार बनाई, उसने भारत को बांटा, वहीं से कटोगे बटोगे सीखा इन्होंने। पहले अखंड भारत को बांटा, फिर भारत को बांट के 2 भागों में कर दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। तो मुस्लिम लीग से उनका गहरा रिश्ता है, उसके साथ बार बार खड़े होते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, आतंकवादियों के यहाँ जाते हैं, उनके मजारों पे जो चादर परसेप्शन चढ़ाते बनाने हैं। की कोशिश की जा रही है वो जनता के जहन तक कितनी उतरी? 10 सेकंड वाचस्पति जी, 10 सेकंड, 10 सेकंड होंगे। ये मुझे नहीं लगता कि जो नारा योगी जी ने लगाया है वो प्रासंगिक रूप से रहा है, और जनता अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है, छात्र अपने भविष्य की बात करना चाहता है, किसान अपनी उचित मूल्य की बात करना चाहता है, अपनी बीज खाद की बात करना चाहता है, महिलाएं अपने संरक्षण की बात करना चाहती है। उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार नाकारा साबित हुई है। दिनेश जी, आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। किसानों 10 की सेकंड सर, जल्दी अपनी बात में रही, और यही झारखंड। मैं कह रहा हूँ पहले तो रवीन जी का सवाल के जवाब दूंगा। उन्होंने जल्दी। कहा एक बाबा को आपने कार्यकर्ता, हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता पहले होता उसके बाद फिर कुछ होता है, इनके यहाँ होता है, इनके यहाँ राजा महाराजा बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही बनता है। और दूसरी चीज रही बात कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम कह रहे हैं आज तो चुनाव समाप्त हो गया है, परसों रिजल्ट सामने आ जाएगा, कौन किसके साथ रहा। औरंगजेब के साथ आज तक समाजवादी पार्टी है, उन आतंकवादियों को घरों पर जाकर फतवा पढ़ने का काम अखिलेश यादव करते हैं जालीदार टोपी लगाकर, और मुस्लिम लीग की बातें कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। इनके ओवैसी और दलित की जोड़ी भी आपका काम बिगाड़ने का काम कर सकती है दिनेश जी, इसलिए थोड़ा आप देखते हैं जनता ने क्या डिसाइड किया है। कोई नहीं काम बिगाड़ने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका। चलिए, समय इतना ही इजाजत दे रहा था, कई तरह के बयान आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई तरह के बयान आए इस चुनाव के दौर में, और प्रचार प्रसार में बहुत ही ऐसे बयान सामने आए जिसको लेकर कुछ लोगों ने, जनता ने भी, कुछ लोगों ने उन्हें पसंद किया। कई तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर हुई हैं, लेकिन इसे कहा गया पीडीए से शुरू हुआ ये जातिवादी चश्मे से आकलन करने का जो दौर था, वो उसका जवाब बटेंगे तो कटेंगे दिया कि पीडीए में समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, इस तरह से धारणा या परसेप्शन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, और उसके बाद उसकी काट के तौर पर बटेंगे तो कटेंगे लेकर आए कि पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़े या सवर्ण बटेंगे तो वो उनका क्या हश्न होगा, इस तरह की बताने की कोशिश की। लेकिन अब बयान आते आते ये बयान इतने ज्यादा दमदार लगने लगे कि पोस्टर लगना शुरू हो गए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, और वो पोस्टर बदलते भी रहे दौर दौर पर। इतिहास में शायद ये पहली बार होगा जितने पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बदलते रहे। बहरहाल, लेकिन अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आज अंतिम दिन था, अब वोटिंग की बारी है। जनता ने किस बयान को किस तरीके से, प्रचार प्रसार को किस तरीके से लिया है, क्या अपने मुद्दे महत्वपूर्ण समझे हैं, ये वो मशीन पर बटन जब दबाएगी तब समझ आएगा, और फिर जब पेटियां खुलेंगी, नतीजे सामने आएंगे, तब आकलन होगा, तब विश्लेषण होगा किसके चेहरे में कितना दम। दीजिए इजाजत, नमस्कार।